चलिए शुरू करते हैं अब हम, है ना। आज फ्रांसिस बैकन का ऐसे पढ़ते हैं हम, ऑफ स्टडीज, है ना। फ्रांसिस बैकन से पहले प्रोज था तो सही, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। तो फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है फादर ऑफ द इंग्लिश एसेज, है ना। देखते हैं, है ना, का जो ऐसे है उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ऐसे है ये, ऑफ स्टडीज, फ्रांसिस बैकन, 1561 टू 1626। एलिजाबेथन एज ही हो गई लगभग लगभग, है ना। शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी हो गया, है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। देखो ये किसी भी भूमिका के बिना सीधा शुरू करना है, एकदम इसने शुरू किया है, सीधे ही मुद्दे पर आ गया ये, है ना। इसे कहते हैं एपिग्रामेटिक स्टाइल है ये, सीधी कंडेंस है, डेंस स्टाइल है ये, है ना। गागर में सागर भरने वाली स्टाइल है, इधर उधर की बातें नहीं करता, डाइग्रेशंस नहीं है बिल्कुल भी, जो कि तुम्हें लैम में देखने को मिलेंगे। चार्ल्स लैम में डाइग्रेशन ही डाइग्रेशन है ना। वो कोई बात कहना शुरू करता है, चला कहीं जाता है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, स्टिक टू पॉइंट है, एकदम टू द पॉइंट। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। देखो स्टडीज है ना, आनंद का कारण बनते हैं। दे सर्व फॉर डिलाइट, दे बिकम द सोर्स फॉर enjoyment. स्टडीज सर्व फॉर ऑर्नामेंट, वो ऑर्नामेंट भी है, पढ़ाई जो है हमारी, अध्ययन गहना भी है, एंड फॉर एबिलिटी, और साथ ही साथ में वो एफिशिएंसी भी है, निपुणता भी है। अब देखो वो बताता है कहाँ कहाँ ये चीजें लागू होती है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। when you when you are in solitude, where you when you are alone and you have nothing to do, you have got leisure time, I say, जब तुम्हारे पास में समय हो, then studies serve for delight, तब पढ़ने में मजा आता है ना। तब पढ़ना क्या है, आनंद का स्रोत है। when you are in solitude, when you are in your privateness, when you are alone and going to some hill station and you are sitting in your compartment of your train, then just read for pleasure. When you are without any work, then read for pleasure. Studies serve for delight in privateness. For ornament is in discourse. Discourse, conversation. Studies become ornament when you use them in your conversations. They display your knowledge, and your listeners, they get mesmerized with the display of your knowledge. वो तुम्हारे ज्ञान से यूं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, and you become very much satisfied that you have expressed the exact thought of yours in exact words. This is, this is ornamentation of your language. ये ornament है तुम्हारी भाषा का. And for ability is in the judgment and disposition of business, planning and management of practical affairs of life. When you plan and manage the practical affair of your life, then the use of studies are for ability. तब स्टडीज को हम योग्यता कहने लग जाते हैं, एबिलिटी कहने लग जाते हैं। when studies are used for enjoyment, कब, when you are alone, studies are used for enjoyment, for merrymaking, for pleasure. Studies are used for ornament when you are talking to someone, है ना। Studies become a means of impression, है ना,
और स्टडीज शो एबिलिटी व्हेन यू मैनेज और प्लान द रेगुलर डे टू डे बिजनेस ऑफ योर लाइफ, वहां पर वो एबिलिटी बन जाते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, देखो पढ़ना चाहिए हमें आनंद की खातिर, पढ़ना चाहिए फॉर ऑर्नामेंट डेकोरेशन की खातिर, और पढ़ना चाहिए किस लिए, योग्यता की खातिर। क्यों? स्टडीज चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, जब तुम अकेले बैठे होते हो ना तब पढ़ो तो मजा आएगा। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, लेकिन जब बातें करोगे ना, देखो स्टडीज तुम्हारे लिए गहनों का काम करेगी। एंड फॉर एबिलिटी is in the judgment and disposition of business. When you plan and manage the day-to-day affairs of your life, तो स्टडीज तुम्हारे लिए क्या है, योग्यता है, इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। फॉर एक्सपर्ट मैन, क्योंकि, फॉर का मतलब क्योंकि, यहाँ पर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, अब इस चीज का जवाब दे रहा है वो, है ना, कि स्टडीज हैव फॉर एबिलिटी इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, इसका जवाब दे रहा है कि भाई प्रैक्टिकल सिचुएशंस को मैनेज करने में, उनको प्लान करने में स्टडीज एबिलिटी क्यों बन जाती है। मान लो कि मैं किसी एक्सपर्ट की राय ले लूं, और एक्सपर्ट की राय लेकर के मैं मेरा काम चला लूंगा, मुझे पढ़ने की कहाँ जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है मुझे पढ़ने की। ठीक है, एक्सपर्ट की राय कहाँ लोगे, मकान बनाने में ले सकते। एक्सपर्ट की राय कहाँ लोगे कि जैसे मान लो कैसा पहनूं मैं, इसमें चलो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, तुम एक्सपर्ट की राय ले लो। लेकिन जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं ना, उनमें सबसे शानदार रायें कहाँ से निकल करके आती हैं, द बेस्ट ओपिनियंस कम, द बेस्ट ओपिनियंस कम फ्रॉम दोज हु आर लर्नेड। तुम आसपास के किसी लर्नेड व्यक्ति को देखोगे कि यार इसका तो वो बता सकता है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि बुक्स यू नो दे गिव यू नॉलेज, दे गिव यू नॉलेज रिगार्डिंग योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। तो हर काम के लिए तुम एक्सपर्ट नहीं बुला सकते, फिर तुम्हें लर्नेड मैन की राय लेनी पड़ेगी, इसलिए स्टडीज सर फॉर एबिलिटी है। आगे वो बता रहा है इसको, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स इंडिविजुअल मैटर्स। जैसे मान लो कि तुम अब अपने बच्चे के लिए कोई करियर ही तय कर रहे हो, तो तुम एक करियर काउंसलर की जरूरत है, तो तुम उसके लिए उससे बात करोगे, उसको बुलाओगे, उसको फीस भी दोगे, तो ये इंडिविजुअल मैटर हो गया। लेकिन तुम्हें तो 10 बार जरूरत पड़ती है बच्चे के लिए कुछ पूछने की, तो उसके लिए किससे पूछोगे, उसके लिए तो किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछते रहते हो, या फिर तुम खुद ही पढ़ लेते हो, है ना, वो वाली चीज। और एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं, एंड परहैप्स जज, और वो आंकलन भी कर सकते हैं पर्टिकुलर्स, यानी इंडिविजुअल मैटर्स का, स्पेसिफिक मैटर्स का, वन बाय वन, एक एक करके। बट द जनरल काउंसल्स, लेकिन जो सामान्य जो राय है ना, जनरल ओपिनियंस एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, प्लॉट्स एंड मार्शलिंग यानी ओवरऑल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना, जनरल एंड द प्लॉट्स, प्लॉट्स यानी प्लानिंग हो गया, मार्शलिंग यानी कंट्रोलिंग हो गया, ऑफ अफेयर्स डे टू डे प्रॉब्लम्स का, कम बेस्ट, उन्हीं से ही बेस्ट निकल करके आती है, फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड, जो पढ़े लिखे हैं। दैट्स वाई स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, स्टडीज सर्व फॉर ऑर्नामेंट, एंड स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी। तो एबिलिटी का उसने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि एबिलिटी में मान लो कि हमको यूं कह दें कि एबिलिटी के लिए पढ़ने की कहाँ जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। यू कैन यू कैन नॉट ऑल द टाइम सेंड फॉर एक्सपर्ट मैन, है ना,
ये चीजें। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। अब अगली बात करता है वो, ज्यादा समय पढ़ने में ही बिताना, ये तो बुक वॉर्म बनना हो गया। तो ये तो इंडोलेंस हो गई। स्लॉथ का मतलब क्या हो गया? इंडोलेंस, लेजीनेस, दिन भर पड़े पड़े पढ़ना, ये लेजीनेस है। बेसिकली यू आर गेटिंग नथिंग, यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम इन स्टडीज, है ना? बैठे बैठे दिन भर पढ़ने में कोई प्रोग्रेस वाली बात नहीं, ये स्लॉथ है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन, पेडेंट्री, आर्टिफिशियलनेस हो गई, है ना? आर्टिफिशियलिटी हो गई, है ना? अफेक्टेशन का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियलिटी। यानी अगर आप हर बात में ही मुहावरे बोल रहे हो, हर बात में ही लिटरेरी अल्यूजन्स दे रहे हो, तो ये क्या हो गया? दिस इज नॉट अ ल्यूसिड एंड इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्वर्सेशन और स्पीच, है ना? वो तो तुम अपनी पांडित्य का प्रदर्शन करने लग गए, तो इट लूजेज इट्स चार्म। तुम्हारी भाषा ने अपने आप अपना चार्म खो दिया, तो ये अफेक्टेशन हो गया। To spend too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation, pedantry or artificiality. To make judgment wholly by their rules. सारे ही निर्णय पढ़ाई के नियमों के अनुसार करना is the humor, is the whim और eccentricity, सनक है ये, is the humor of a scholar. पढ़े लिखे आदमी की ये एक विम हो सकती है, WHIM, विम यानी सनक है उसकी, है? एक्सेंट्रिसिटी हो सकती है कि हर बात किताब के अनुसार थोड़ी होती है ना? हम उस ऑफिसर को भी कहते हैं कि वो तो नियमों से चलता है, हर बात कोई नियमों से थोड़ी होती है, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, वो वाली बात हो। तो ये चीज हमने देखी, यानी पढ़ाई के उसने प्रोज एंड कॉन्स सारे बता दिए। देखो पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ना गलत है, और बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेशन भी करना गलत है ना? आर्टिफिशियलिटी ऑफ योर लैंग्वेज हो जाएगी। और हर निर्णय पढ़ाई के ऊपर ही लेना, ये भी गलत है। इट्स अ काइंड ऑफ विम, उसको लोग सनकी कहेंगे, एक्सेंट्रिक कहेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो अलग अलग लोग हैं, उनकी क्या विचारधारा होती है पढ़ाई को लेकर के। क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी का मतलब होता है श्र्यूड, कनिंग, जो दिन भर यूं प्लॉट बनाते रहते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, क्राफ्टी मैन। कंटेम स्टडीज, कंटेम का मतलब, एक लाइन रह गई क्या? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ। दे परफेक्ट नेचर, दे हियर रेफर्स टू स्टडीज, दे परफेक्ट नेचर। स्टडीज क्या करते हैं? हमारी नेचर को परफेक्ट करते हैं, हमारे स्वभाव को परफेक्ट करते हैं। आप एक किताब पढ़ने के बाद में देखो, देर इज, यू विल डेफिनेटली फील एन ऑल टुगेदर चेंज इन योर पर्सनैलिटी आफ्टर रीडिंग ए बुक। तुम डॉक्टर कलाम को पढ़ लो, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ लो, या कोई भी किताब पढ़ लो, यू विल हैव ए चेंज इन योर पर्सनैलिटी, है ना? दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। कितनी बड़ी बात कही है। स्वभाव को परफेक्ट करती हैं पढ़ाई, अध्ययन स्वभाव को परफेक्ट करता है, लेकिन खुद परफेक्ट होता है किससे? एक्सपीरियंस से। व्हेन यू रीड समथिंग, देन यू improve your nature, then you go to field and implement your studies over there, then you learn and perfect your studies कि यार मैंने ऐसा किया, बेसिकली ऐसा करना चाहिए था। Studies are even perfected by experience. Experience is even bigger concept than studies. Experience और भी बड़ा है, अनुभव, है ना? तो अनुभव से पढ़ाई और ज्यादा निपुण हो जाती है, और ज्यादा परफेक्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई यू नो अ लाइन ऑफ द गीता मीन्स a little
when you are the beginner in your studies, in your life. But the same line means a lot when you have crossed certain years of your life. कई सालों बाद में वही लाइन कुछ अलग अर्थ, कुछ ज्यादा अर्थ देगी. And it will be the entirely different concept when you are reaching towards the end of your life. बिल्कुल अलग अर्थ देती है वो लाइन, है ना? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि योर रीडिंग इज परफेक्टेड बाय योर एक्सपीरियंस, है ना? रीडिंग तुम्हारी एक्सपीरियंस से परफेक्टेड होती गई, निपुण होती गई, तो तुम हर बार उसमें नए मीनिंग खोज निकालते हो, है ना? दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस. नेचर को वो परफेक्ट करते हैं और खुद भी एक्सपीरियंस से परफेक्टेड होते हैं. और नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स. देखो, सभी में इनेट विजडम होता है, सभी में इनेट क्वालिटीज होती है. हर आदमी जन्मजात प्रतिभा लेकर के आता है. नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स. दे नीड प्रूनिंग. अब प्लांट्स देखो, तुम मेरे घर पे आके देखो, मैंने प्लांट्स को बहुत यूं प्रून करके, उनको यूं ना ऐसे धागों से बांध करके जो दिखते ही नहीं है ना? ग्रीन को ग्रीन धागों से बांध दिया, जहाँ कुछ ऐसा है तो उसको वाइट से बांध दिया, ताकि वो धागे दिखे नहीं और लोगों को यूं लगे यार ये ऐसे कैसे है ना? तो ये वो प्लांट्स भी खुश हैं, क्योंकि उनके जब तुम हाथ लगा देते हो ना तो वो जलते नहीं है. दे हैव गॉट फीलिंग्स. अगर तुम उनको देखना बंद कर दो वो पीले पड़ने लग जाएंगे, पानी भले ही देते रहो तुम. दे नो द लैंग्वेज ऑफ अफेक्शन. उन्हें भी अफेक्शन चाहिए, है ना? सर्दियों में पत्ते जलते हैं, नहीं जलते हैं? इफ यू वेल केयर ऑफ देयर्स, पत्ते भी जलेंगे, कम जलेंगे. वो पत्ते तुम उतार दोगे, नहीं तो उनको यूं लगेगा ना ये हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, वो भी रूस जाते हैं, उनका भी डाउन आ जाता है, चेहरा उतर जाता है उनका. तो they perfect nature and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants. They need pruning. They need pruning by study. देखो, स्टडी से क्या होता है, नेचुरल एबिलिटीज की प्रूनिंग होती है. तुम्हारी उन एबिलिटीज में निखार आता है, डेकोरेशन आता है. जैसे किसी में बोलने की बहुत अच्छी इनेट क्वालिटी है, तो उसको तुम 10 किताबें दो पढ़ने के लिए, फिर देखो उसका बोलने का जो भाव है, उसका बोलने का जो इनकरेजमेंट है, वो डबल्ड हो जाएगा, ब्यूटीफुल और हो जाएगा. एक्सप्रेशन मिल जाएंगे उसको ग्रेट राइटर्स के. और करेजियस तो वो था ही इन द फील्ड ऑफ स्पीकिंग. अब देखो, तो नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स. दे नीड प्रूनिंग बाय स्टडी. एंड स्टडीज themselves, और स्टडीज खुद अपने आप में, टू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज. हाँ, और देखो पढ़ाई अपने आप में, टू गिव फोर्थ डायरेक्शंस, गिव फोर्थ रिलीज. पढ़ाई अपने आप में रिलीज करती है डायरेक्शंस, दिशाएं तो देती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए. टू मच एट लार्ज, टू जनरल और वेग, है ना? वेग, VAGUE, वेग. वेग माने यूं धुंधला सा, है ना? स्टडीज गिव डायरेक्शंस, बट दे गिव डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज. यानी द डायरेक्शंस गिवन बाय द स्टडीज आर वेग और नॉट इजी टू बी अंडरस्टूड क्लियरली. जल्दी से उनको समझा नहीं जा सकता. एक्सेप्ट until और unless, जब तक they be bounded in by experience, जब तक उनको अनुभवों के साथ में बांधा नहीं जाता. Until or unless you bound your studies with experience, they will give you some hazy
some vague directions, and you will not be able to get the utmost benefits from your studies. तो तुम्हें अनुभव के साथ में मिक्स करना पड़ेगा उन स्टडीज को, है ना। इसीलिए क्या है, उसने लिखा है, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। कि पढ़ाई नेचर को परफेक्ट करती है, लेकिन अध्ययन इज परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। For natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves to give forth, release directions too much at large, only vague directions, until or unless except they are bounded in by experience. अब वो लोगों की कैटेगरीज है कि अलग अलग लोग किस किस तरीके से स्टडीज को कंसिडर करते हैं। देखो, crafty men, shrewd or cunning people contemn studies, condemn यानी कि consider as useless, निंदा भी करना हो सकता है, यहाँ पर consider as useless कर लो। कि shrewd people होते हैं ना, जो चालाक चौकन्ने होते हैं ना लोग, वो कहते हैं पढ़ाई में क्या पढ़ा है, कुछ नहीं है, देखो हम तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना करके काम चला लेते हैं। crafty men contemn studies। और जो सीधे साधे भोले वाले लोग होते हैं, सिंपल मैन एडमायर देम, वो केवल पढ़ाई की बड़ाई करते हैं कि बहुत अच्छी होती है पढ़ाई, किताबें बहुत अच्छी हैं, पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वाइज मैन यूज देम, वाइज मैन उनका उपयोग करते हैं। और वाइज कौन होते हैं, कौन होते हैं वाइज? एक्सपीरियंस्ड लोग वाइज होते हैं, है ना। विजडम comes through experience, not comes through books, है ना। बुक्स से तुम्हें एबिलिटी मिल सकती है, लेकिन विजडम तुम्हें कहाँ से मिलेगा? ऑब्जर्वेशन से मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है। तो वाइज मैन यूज देम। तुमने पढ़ा, पढ़ करके तुमने, जैसे मैंने तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट दिया गणित का ही, तुम उस कॉन्सेप्ट को लेकर के मार्केट में गए, मार्केट में तुमने खरीदारी की, जोड़ बाकी गुणा भाग की, और अब तुम्हें समझ में आया, अरे ये बात होती है, इसलिए ये बातें पढ़ाई जाती है। नहीं तो एक बच्चा सुबह से शाम घर आ रहा है, जा रहा है, स्कूल आ रहा है, जा रहा है, उसे जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो उसका यूज नहीं करता है, कर ही नहीं पाता वो। लेकिन अब उसका वाइज, वो वाइज हो गया, अब अगले दिन वो और अच्छे से देखेगा, अरे लाभ हानि प्रतिशतता ये क्या है, ये और ऊपर की चीजें हैं कोई, इससे और फायदा होगा। Wise men use them, or wisdom comes through observation. Crafty men contemn studies, simple men admire them, and wise men use them. For they teach not their own use. पढ़ाई कभी भी अपना उपयोग नहीं बताती है, वो तो ये कहती है 2+2 4 होते हैं। अब वो कब 4 होते हैं वो तुम्हें ही पता होना चाहिए। ये सिचुएशंस, लाइफ लाइक सिचुएशंस तुम्हें ही क्रिएट करनी पड़ेंगी, है ना। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम। लेकिन ये विजडम है विदाउट देम, जो पढ़ाई के बिना आता है, एंड अबव देम, और पढ़ाई से ऊपर होता है। किससे आता है? वन बाय ऑब्जर्वेशन, जो देखने से मिलता है तुम्हें। इधर उधर तुम देखते हो ना लोगों को 2+2 4 करते हुए, तो तुम समझते हो अरे 2+2 4 ये ऐसे होता है ना। केवल 2 तूली, बस 2 तूली को 2 4 तूलियां हो गई, ऐसे नहीं है। 2+2 ऐसे होता है ना। देयर यू सी। चलिए, रीड नोट। हाँ, अब देखो पढ़ाई के लिए उद्देश्य हैं, ये तो वो लोग हो गए जो पढ़ाई को कैसे कैसे लेते हैं। अब पढ़ना क्यों चाहिए उसके बारे में बैकन बता रहा है हमें। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज। देखो कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों को गलत साबित करने के लिए पढ़ते हैं, कि उसने ये बात कही ना, तो मुझे उसकी काट निकालनी है, इसलिए मैं रात को पढ़ रहा हूँ।
ये गलत है। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ओपोज, कन्फ्यूट का मतलब प्रूव रॉन्ग। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट, ओपोज, एंड कन्फ्यूट, प्रूव रॉन्ग। यानी वी शुड नॉट रीड टू ओपोज अदर्स and we should not read to prove others wrong, nor to believe and take for granted. देखो, टेक फॉर ग्रांटेड क्या होता है कि हर चीज को ही सच मान लेना बिना एक्सपीरियंस किए। डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड। मेरे हर शब्दों को तुम यूं ग्रांटेड मत मान लो, है ना। मैं जो बोलता हूँ वो सच ही नहीं बोलता। और कई बार क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट भी तो चेंज हो जाते हैं ना। I say one thing in one context and you apply the same thing in another context, then तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो स्टडीज आर नॉट, रीड नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। डू नॉट टेक एवरीथिंग रिटन टू बी ग्रांटेड। लिखी हुई हर चीज को सत्य मान लेना सही नहीं है ना। क्योंकि वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, तुम्हारा क्या कॉन्टेक्स्ट है। नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। हाँ, ना ही इसलिए पढ़ो कि तुम्हें बात करने का कोई मुद्दा मिल जाएगा। नॉर टू फाइंड टॉक और डिस्कोर्स, कि मैं तो अखबार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि स्टाफ में बैठ करके थोड़ी बातें करेंगे यार, नहीं तो लोग बातें करते हैं मैं चुप रहता हूँ, ये भी अच्छी बात नहीं, है ना। तो तीनों ही चीजें गलत है। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, read not to believe and take for granted, and read not to find talk and discourse। तो फिर किस लिए पढ़ें? but to weigh and consider, examine and judge, है ना। weigh and consider, हमें क्या करना है? weigh and consider करना है, examine and judge करना है things को। but to weigh and consider things। अब देखो अलग अलग प्रकार की किताबों की बात आती है। some books are to be tested। देखो ये कितना फटाफट फटाफट स्विच स्विच ओवर कर रहा है, चीजों को कर रहा है ना फटाफट। पहले उसने बताया कि पढ़ना क्यों चाहिए, फिर उसने बताया कि पढ़ने की मेरिट्स डीमेरिट्स क्या क्या हैं, कितना पढ़ना चाहिए, फिर उसने बताया कि पढ़ाई है क्या एक्चुअली, फिर उसने वो लोग बताए जो अलग अलग एंगल से पढ़ाई को लेते हैं, फिर उसने पढ़ने का तरीका बताया, है ना। अब वो बता रहा है किताबों के बारे में। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ किताबों को केवल चखना चाहिए, है ना। जैसे तुम घर पे कई चीजें बनाते हो, जैसे अचार है, अचार खाते हो तुम, वो यूं थोड़ा सा एक चम्मच लेते हो, एक कटोरी भर के सब्जी की तरह से थोड़ी खाते हो। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। अभी मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स दे दूं, दैट इज फॉर टेस्टेड, है ना। उसको केवल टेस्ट करना है तुम्हें, उसमें से कुछ शब्द, वो रेफरेंस बुक्स हैं, है ना, उनमें से कुछ चीजें लो तुम। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड। और कुछ चीजें निगलने के लिए होती हैं। जैसे मान लो कि न्यूज आइटम्स होते हैं, जैसे तुम्हारे अखबार हो गया, इनको स्वेलो कर लो, है ना, खटाखट पढ़ लो, बस बर्ड्स आई व्यू। यानी यूँ कोई बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ वर्ड समझ में आए कुछ नहीं समझ में आए, लेकिन ठीक है, ओवरव्यू तो बन गया ना एक सब्जेक्ट का कि भाई क्या नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। अब उस पॉलिसी के निर्माताओं को जितना नॉलेज है वो तो एक न्यूज़ रीडर को नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है, सर्टन बुक्स आर टू बी स्वेलोड। कुछ किताबों को निगला जाता है, जैसे हम कैप्सूल निगलते हैं, है ना, बिना स्वाद लिए उसका यूं निगल लेते हैं कि ये निगल लो भाई सीधा। जैसे तुम्हारे कुछ कोर्स की किताबें होती है जो तुम यूं निगल लो, इनको निगलना पड़ेगा। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड। और देखो फ्यू, ना के बराबर ही किताबें ऐसी होती है टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, जिनको यूं चबा चबा करके पचाना होता है, जैसे हम इसको चबा चबा करके पचा रहे हैं, है ना। सम बुक्स, है ना, सम फ्यू टू बी च्यूड
and digested. है ना? तो देखो few का यूज देखो तुम, some books are to be tested, कुछ किताबें टेस्ट करने लायक होती है, some का यूज है ना? अब देखो अदर्स टू बी स्वेलोड, यानी वैसी ही दूसरी कुछ हैं, ये भी अच्छा अमाउंट है टू बी स्वेलोड वाला भी, लेकिन कुछ बहुत ही कम, सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, दैट इज सम बुक्स, अर्थात की दैट इज टू से, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये बात कही आपको, सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कि कुछ किताबों को केवल टेस्ट करना होता है, यानी कि कुछ किताबें थोड़ी कुछ कुछ हिस्से ही पढ़ने होते हैं उसके, सारी किताब नहीं पढ़ सकते तुम, सारी किताब पढ़ने के लिए नहीं होती। सम अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ किताबें पढ़ने लायक होती है लेकिन नॉट क्यूरियसली, है ना? कोई यूं बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में, डीप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ने की नहीं होती, बस पढ़ने की ही होती है ना, कि भाई ये फटाफट पढ़ लो। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, डिलीजेंस यानी हार्ड लेबर, एंड अटेंशन के साथ में पढ़ने के लिए होती है। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, जैसे हम कोई फिलॉसफी, कोई लाइफ से रिलेटेड कोई डीप अध्ययन करते हैं, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं। सम बुक्स हाँ may also be read by some books may also be read by deputy, कुछ किताबों को आप अपने डेप्यूटी से भी पढ़वा सकते हो। डेप्यूटी यानी आपका कोई असिस्टेंट, उससे भी पढ़वा सकते हो। जैसे मान लो कि मैं तो एक बड़ा लॉयर हूँ, तो मुझे आज वहाँ बहस में खड़ा होना है, तो मैंने मेरे असिस्टेंट को कह दिया कि देखो बेटा इसको है ना पढ़ लो, इसमें क्या खास खास है इसकी सिनॉप्सिस दे दो मेरे को, है ना? क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं उस सिनॉप्सिस से मुझे पता है इतनी बड़ी फाइल में क्या लिखा हुआ है, साइटेशंस होंगे जनरल, वो डिपोजिशंस होंगे कुछ, मान लो उसके वो बयान वगैरह ये होंगे, मुझे सिनॉप्सिस दे दो, तो मैं वो एक पन्ने की सिनॉप्सिस लेकर के केस में खड़ा हो जाता हूँ, है ना? तो ये क्या है कि कुछ किताबें डेप्यूटी के द्वारा पढ़ने लायक होती है, जैसे समरी वाली किताबें, जैसे मैं तुम्हारे लिए कि मर्चेंट ऑफ सॉरी वो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की समरी बना देता हूँ 24-25 पन्ने में। मैंने वो नोवेल पूरा पढ़ा है, तो मैं फिर उसकी खास खास बिंदु, खास खास एक्शंस को लेकर के कि इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी किताब तो तुम पढ़ नहीं सकते, टाइम भी कम है, तो वो ऐसे चीज। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाई अदर्स, एक्सट्रैक्ट्स समरी मेड ऑफ देम, उनके ऊपर बनी हुई समरी, मेड ऑन देम बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा बनाई गई। सम बुक्स में बी रेड फ्यू समरी मेड ऑन देम बाय अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन ये कब कहां पर लागू होएगी, लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स में लागू होएगी, ये तुम्हारी नॉन डिटेल्ड स्टडी की किताबों पर लागू होएगी, लेकिन डिटेल्ड स्टडी की जो किताबें हैं उन पर ये बात लागू है ना। सिलेबस में लिखा होता है ना फॉर नॉन डिटेल्ड स्टडी एंड फॉर डिटेल्ड स्टडी, ये नॉन डिटेल्ड वाली है। Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only in less important arguments and the meaner sort of books, जैसे कोई नॉवेल हो गई, कोई कहानियों की किताब हो गई, मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स हो गई, थोड़ी कम महत्व की किताबें हो गई, वहां तुम ये पढ़ सकते हो। एल्स अदरवाइज आई ओपोज दिस समराइज्ड बुक रीडिंग, अदरवाइज तो मैं देखो अपोज करता हूं, क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड बुक्स, डिस्टिल्ड यानी समराइज्ड बुक्स, क्यों छानी हुई किताबें, तुमने छान ली ना उसको, तो छन गई वो किताब, तो अब मैं तुम्हें छान करके दी है, तो तुम रियल एक्सप्रेशंस तो मिस कर ही गए ना तुम, है ना? जो रियल कंटेंट थे वो तो तुमने मिस कर ही लिए, अब तुम छानी हुई ले रहे हो। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स, समराइज्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, डिस्टिल्ड वाटर की तरह से होता है। फ्लैशी थिंग्स, इनसिपिड और टेस्टलेस थिंग्स, पानी तुम एक तो घड़े में से निकाल करके पियो, जैसा कुएं में से निकला है वैसा पियो,
और एक मैं उसको आरओ में से या उसको ना उबाल लूं, 7 बार उबाल करके फिर छान करके फिर उसी घड़े में ठंडा करके दे दूं, बोले तुम, मजा नहीं आता। फिर वो बीमारी के टाइम में ही पीते हैं, इतना शुद्ध पानी तो हमेशा जलता नहीं है इतना शुद्ध, है ना। ज्यादा शुद्ध चीजें भी नहीं सेट होती हैं हमारे। तो रीडिंग मेक द फुल मैन। अब देखो रीडिंग के बेनिफिट्स बता रहा है वो, रीडिंग मेक द फुल मैन। तो देखो पढ़ना तो क्या है, आदमी को पूर्ण बनाता है। अब जैसे ऊपर वो बात करता है ना कॉन्वर्सेशन की, तो वापस लाता है उसी कॉन्सेप्ट को, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन। जो आदमी ज्यादा लोगों से बातें करता है ना, वो रेडी होता है हर समय, तैयार, प्रत्युत्पन्न मति होती है उसकी, हाजिर जवाब होता है वो, है ना, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन। तो जो आदमी पढ़ता है ना वो फुल मैन होता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस करने वाला रेडी मैन होता है। मुझे तो कई बार क्या होता है कि जवाब आता ही नहीं है, किसी ने मुझे कोई ठोला मार दिया तो मैं उस ठोले को सुन के आ जाता हूँ, घंटे भर बाद में उकलती है बात, करे उसको मुझे वापस ये कहना चाहिए था, हैं? क्यों? क्योंकि कॉन्फ्रेंस नहीं है। स्टडी तो खूब है, पढ़ा तो खूब है, लेकिन यहाँ जैसे होटलों में काम करने वाले लोग या फिर पब्लिक डीलिंग जिनकी ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं, प्रत्युत्पन्न मति होते हैं, खड़ाखट वापस कहते हैं, है ना। तो ये चीज है। या जैसे वकील जैसे लोग हैं वो वाले। तो रीडिंग मेक्स द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। राइटिंग एग्जैक्ट मैन बनाती है आप लिस्ट लेकर के जाओ घर से, ये लाना, कोई ओल नहीं देगा, सारा सामान डाला थैले में और घर लाके दे दिया, चल छुट, एग्जैक्ट मैन है। यहाँ पर मैंने आपको लिख करके सारी चीज दे दी तो मेरा पीछा छूटा, मैंने कह दिया भाई ये सारा लिखा हुआ है, नहीं तो मैं बोल के सुनाऊंगा, हो सकता है कुछ चीजें भूल भी जाऊं, याद नहीं रहे, आइडिया ही नहीं आए उस समय, बहुत सारी समस्याएं हो सकती, लिख दिया। तो राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल। तो देखो अगर कोई आदमी कम लिखता है, एज आई ऑलवेज से, अगर कोई कम लिखता है, ही हैड, तो उसे जरूरत होती है हैव अ ग्रेट मेमोरी, ही नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। उसे बहुत बड़ी याददाश्त की जरूरत होती है, याददाश्त मजबूत होनी चाहिए। इफ यू राइट, इफ यू राइट लिटिल यू नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। तुम्हारे पास याददाश्त नहीं तो एक तो लिखते ही नहीं हो और याददाश्त में नहीं है, तो गई भैंस पूरी पानी में, थोड़ी बहुत ही नहीं। इफ ही कन्फर लिटिल, यदि वो कम लोगों से बात करता है, ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, तो उसके पास में एक प्रेजेंट विट होनी चाहिए, उसके पास में ईश्वर की दी हुई ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि अपने आप ही उसके मन में खटाखट जवाब आ जाए। एंड इफ ही रीड लिटिल, और यदि वो कम पढ़ता है, देखो ये थोड़ी थोड़ी ग्रामेटिकल एरर्स हैं यहाँ पर, रीड लिखा हुआ है, रीड्स नहीं है, रीड है। इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव सच कनिंग। कनिंग क्या मतलब? क्लेवरनेस। हाँ बेटा, नहीं वी टू नहीं होगा। इफ ही read little he had need have such cunning। ये भी आगे भी स्ट्रक्चर थोड़ा टूटा हुआ सही है। he had need have such cunning। अगर वो जैसे मान लो कि यहाँ रेड बोलता है तो फिर पीछे इफ ही कन्फर लिटिल क्यों बोल रहा है, कन्फर्ड लिटिल बोलना चाहिए था, है ना। फिर वो स्ट्रक्चर पूरा अलाउ नहीं हो रहा ना। इफ ए मैन राइट लिटिल क्यों बोल रहा है, फिर रोट लिटिल बोलना चाहिए। इस सीक्वेंस में देखें तो वो रीड ही है ना। सब जगह ही गलती है इसकी। इफ ए मैन राइट लिटिल, राइट्स होना चाहिए था। ही नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। इफ ही कन्फर्स लिटिल ही नीड हैव अ प्रेजेंट विट। इफ ही रेड लिटिल, इफ ही रीड लिटिल, यदि वो कम पढ़ता है ना, ही हैड need have such cunning, such cleverness to seem to know। देखो अगर कोई कम पढ़ता है ना, तीनों चीजों के उपाय बताए उसने। देखो अगर तुम लिखते कम हो,
तो तुम्हारी मेमोरी ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, तब चल जाएगा। अगर तुम कॉन्फ्रेंस कम करते हो, लोगों के बीच में कम बैठते उठते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंट विट, हाजिर जवाबी ज़्यादा होनी चाहिए, तब तुम्हारे कम बैठने से भी चल जाएगा। अगर तुम कम पढ़ते हो, कम पढ़ने का मतलब क्या है? कम जानना। जैसे अभी तुलसीदास की कोई बात चल रही है, प्रसंग चल रहा है, तुमने तो पढ़ा ही नहीं, तो तुम क्या है? अगर तुम्हारी ये आर्ट है ना कि यू सीम टू नो, तुम लोगों को ऐसे दिखा सको कि मेरे को ही सब पता है, ये तो ये आर्ट होनी चाहिए। ये होती है कई लोगों में, पता ही नहीं चलने देते कि तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता है, हैं? सब ऐसे ऐसे दिखता है लोगों को, इसको सब आता है, लेकिन आता कुछ ही नहीं अंदर। ये चीज है। तो कहाँ थे हम? हाँ, एंड इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड, उसके पास में होनी चाहिए हैव सच कनिंग, हैव सच क्लेवरनेस टू सीम टू नो, कि उसे ये ऐसा प्रतीत होना चाहिए, कि जानता हुआ सा प्रतीत होना चाहिए उसको, टू सीम टू नो दैट ही डथ नोट, जो चीज वो जानता नहीं है, तो जानता हुआ सा प्रतीत होना चाहिए। है? आगे देखें, सब्जेक्ट वाइज यूज देखते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, बनाएगा भी। इतिहास क्या है? कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टोरीज है। तो ओल्ड स्टोरीज में क्या है? मैं घूमा तो नहीं, तो घूमने से आती है विजडम, तो ऑब्जर्वेशन से आती है। तो मैंने क्या किया? मैंने उन हिस्टोरियंस को पढ़ा जो घूमे हैं पूरी दुनिया में, तो उनका ऑब्जर्वेशन ले लिया। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोइट्स विटी। पोइट्स क्या होते हैं? द ट्रूएस्ट पोइट्री इज द मोस्ट फेनिंग, यानी पोइट्स तो इमेजिनेटिव होते हैं। विट्टी, विट्टी का मतलब इमेजिनेटिव, विट माने इमेजिनेशन होती है हमारी, है ना, विट। तो हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोइट्स विटी। पोइट्स आपको क्या करते हैं? इमेजिनेटिव बनाते हैं, है ना, आपको कल्पनाशील बनाते हैं, कवि। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो यूं ऐसे अपने कल्पना को पंख मिले कि हम भी वर्ड्सवर्थ के साथ में बादलों में घूम आए, है ना। तो पोइट्स विटी। द मैथमेटिक्स सटल, सटल का मतलब शार्प। मैथमेटिक्स क्या बनाती है? आदमी को शार्प बनाती है, कैलकुलेशन फास्ट करती है, स्ट्रेस भी वो फटाफट चलता है। मैथमेटिक्स जो पढ़ता है ना, उसका दिमाग फर्टाइल हो जाता है एकदम। नेचुरल फिलॉसफी डीप, नेचुरल फिलॉसफी साइंस, है ना, ये साइंस क्या बनाती है? हमें गहरा बनाती है, डीप बनाती है, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना सीखते हैं हम, है ना, वैज्ञानिक कारण सोचते हैं। मॉरल, मॉरल यानी फिलॉसफी क्या बनाती है तुम्हें? ग्रेव, गंभीर बनाती है, मॉरल ग्रेव। लॉजिक एंड रिटोरिक, लॉजिक यानी तर्क शास्त्र, एंड रिटोरिक यानी ऑरेटरी, भाषण लोगों के, या फिर जैसे तुम्हारे ये फिगर्स ऑफ स्पीच, ये रिटोरिक ही तो है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच ये रिटोरिक्स हैं। तो ये जो तुम्हारे लॉजिक एंड रिटोरिक्स क्या बनाते हैं तुम्हें? एबल टू कंटेंड, एबल टू डिबेट और एबल टू आर्ग्यू, तुम्हें आर्ग्यू बनाने में सक्षम कर, है ना। तो देखो कितनी चीजें बता दी। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोएम्स, यहाँ पर पोइट्स लिख दिया, पोइट्स विटी, द मैथमेटिक्स सटल, सबटाइल ये सटल ही है, सटल माने शार्प। नेचुरल फिलॉसफी साइंस यानी डीप, मॉरल ग्रेव, लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट। एब्यूएंट स्टडिया इन मोर्स, ये लेटिन प्रेवर्ब है, इसका मतलब मैंने लिखा है ब्रैकेट में, स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर, क्योंकि ऊपर लिखा है ना, स्टडीज आर लाइक natural plants, they perfect nature and are perfected by experience, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही वाली बात है, दे परफेक्ट नेचर, यानी स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर,
एब्युएंट स्टडिया इन मोर्स, ये लेटिन प्रोवर्ब है। नहीं, खैर, देर इज नो स्टोन्ड और इम्पीडिमेंट, देर इज नो स्टोन्ड, स्टोन्ड का मतलब ऑब्स्टेकल, देर इज नो ऑब्स्टेकल इन द विट, है ना। देखो, हमारी इमेजिनेशन में, हमारी बुद्धि में ऐसी कोई स्टोन्ड या ऑब्स्टेकल या कोई भी इम्पीडिमेंट नहीं है, but may be wrought, which cannot be wrought out, which cannot be solved out by fit studies, उपयुक्त अध्ययन के द्वारा जो सुलझ नहीं, है ना। हमारे दिमाग में ऐसी कोई भी बाधा, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसको हम उपयुक्त अध्ययन के द्वारा सही नहीं कर सके, है ना। लाइक एज डिजीजेज ऑफ द बॉडी, जैसे तुम्हारे शरीर की बीमारियां हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारी आंखें कमजोर हैं, तो मैं कहूँगा कि आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करो, है ना। 10 व्यायाम है आंखों के, वो करो। अगर तुम्हारी गर्दन है तो गर्दन के व्यायाम है, कई तरीके के, 10 तरीके के गर्दन के व्यायाम है। कान में तकलीफ है तो कान का व्यायाम है? तो ये सब क्या है, यानी ये हमारी उन मसल्स में जहाँ पर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इस वजह से ही तो दिक्कत है, तो वहाँ वो ब्लड सर्कुलेट होने लग जाएगा, वो एक्सरसाइज करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आंखों की एक्सरसाइज करोगे तो गर्दन कैसे ठीक होएगी? नहीं होएगी। गर्दन की एक्सरसाइज करोगे तो घुटने कैसे ठीक होएंगे? तो घुटनों की करनी पड़ेगी, है। तो जैसे ये बात है ना, लाइक वाइज यू हैव गॉट डिफरेंट बुक्स फॉर योर डिफरेंट डिजीजेस ऑफ माइंड, डिफरेंट लैक्यूनाज ऑफ योर माइंड, है ना। अलग अलग पढ़ाइयाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं देखो। पहले वो उदाहरण देता है, जैसे मैंने तुम्हें गर्दन, आंख ऐसे उदाहरण दिया, वैसे देखो। लाइक एज डिजीजेस ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंज, रेंज माने किडनीज। अगर आपके किडनी में पत्थर है ना, तो बॉलिंग करें आप, है ना। बॉलिंग करेंगे ना तो किडनी का पत्थर जो है वो सही हो जाएगा, वो निकल जाएगा। शूटिंग फॉर द लंग्स, अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं तो शूटिंग करें आप, तो फेफड़े मजबूत होंगे। मैंने करके देखी हुई नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, छाती और लंग्स के लिए शूटिंग ठीक है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, है ना। जेंटल वॉकिंग ये मैंने की हुई है, पेट में गड़बड़ी है ना तो जेंटल वॉकिंग करो, यूं नहीं ब्रिस्क वॉकिंग नहीं, वो तो हार्ट में गड़बड़ी है तो ब्रिस्क वॉकिंग करो। खाना खाते यूं ब्रिस्क वॉकिंग करोगे ना तो ये उथल पुथल हो जाएगी, फिर तो यूं जी में मिचली आएगी। जेंटल वॉकिंग करो। राइडिंग फॉर द हेड, और यदि तुम्हारा दिमाग में यूं चक्कर ज्यादा आते हैं ना तो राइडिंग करो, हॉर्स राइडिंग करो, उससे दिमाग में चक्कर आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि घोड़ा बहुत घूमता है ना, तो उसके साथ अभ्यास हो जाएगा तुम्हारे दिमाग का। एंड द लाइक, और इस तरीके से खूब सारी एक्सरसाइज हैं, घुटना ठीक करने के लिए घुटने की है, आंख ठीक करने के लिए आंख की है। तो इफ ए मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, तो यदि मान लो कि किसी आदमी की विट यानी बुद्धि, यानी कल्पनाशीलता या इमेजिनेशन वॉन्डरिंग हो रही है, थोड़ी सी फिर नहीं है। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, अचानक से मुझे मेरे क्या है कि स्टाफ मेंबर्स दिखने लग जाते हैं, फिर अचानक से कुछ, जैसे द टफेस्ट जॉब क्या है इस दुनिया का, सबसे टफेस्ट काम क्या है? भगवान को याद करना, है ना। तुम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मैं शर्त लगा सकता हूं तुम्हारे से, तुम 1 मिनट के लिए अपने आराध्य देव का चिंतन करके देख लो, क्योंकि द हाईएस्ट रिकॉर्डेड वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम स्पेन फॉर 100% अटेंशन और कंसंट्रेशन इज 15 मिनट्स ओनली। तो मैं तुम्हारा मेरे ही डोल जानता हूँ ना, 1 मिनट से ज्यादा मैं ही कंसंट्रेट नहीं होता, भगवान को याद करना शुरू करता हूँ, इतने में वो कब वो पाठ पूरा हो जाता है, गड़गड़ 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 वो मैकेनिकल पूरा, और ये लास्ट आ गया, ये तो अब आंखें खुलती है। बीच में वो पूगल और कोलायत और
लेडी एल्गिनर, ये बैच तुम्हारा, और कभी ये स्मृति दिख जाती है, कभी पूर्णिमा दिख जाती है, पता नहीं कौन कौन दिख जाते हैं, और ये पाठ पूरा, अल्लाह ये तो फलश्रुति चालू हो गई। हाँ, होता है। तो यदि ऐसी तुम्हारी विट वंडरिंग है ना, ज्यादा वंडर कर रही है, तो उसको क्या करो, उसको गणित पढ़ाओ फिर, ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि गणित में क्या है कि थोड़ी सी भी जोड़ बाकी गुणा भाग चूकी और फिर सारा सवाल दोबारा से करो, तो ये फिर वो डरेगा, तो वो क्या, अरे इसने ये ना। और कई बार तो गलतियां क्या होती है, एक जोड़ना भूल जाते हैं, दो घटाना भूल जाते हैं, ये लो, और सारे सवाल का सत्यानाश हो जाता है, सारा तरीके से किया हुआ। तो इफ ए मैन्स वेट बी वॉन्डरिंग, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स पढ़ने दो। और इन डिमॉन्स्ट्रेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशंस क्या है, प्रूविंग और सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं ना मैथमेटिक्स के, बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन, कि कैसे कोई सवाल हल होता है, माना कि ये फिर ये उसके बाद में ये डिमॉन्स्ट्रेशन है ना। For in demonstrations, यानी proving or solving mathematical problems, if his wit be called away, अगर उसकी बुद्धि को थोड़ा सा भी कॉल्ड अवे कर लिया गया है, दूर बुला लिया गया है, नेवर सो लिटल यानी एवर सो लिटल, थोड़ा सा भी, he must begin again, उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। शुरू से पहले पढ़ो उसको, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करो कहाँ गलती हुई। और कई बार तो 7-7 बार कर लेते हैं तो ही गलती नहीं पकड़ में आती। तो इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ो। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेज, यदि कोई व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है दो चीजों में, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, तो उसको स्कूलमैन यानी ये जो आपके फिलोसॉफी वाले दार्शनिकों को पढ़ने दो, उसको दार्शनिकों को पढ़ना सीखे वो। क्यों? फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर्स, सिमिनी सेक्टर्स हेयर स्प्लिटर्स, वो बाल की खाल उधेड़ने वाले होते हैं, वो सब डिफरेंट, छोटी से छोटी चीज में भी डिफरेंस करना वो सिखा देते हैं। तो if his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are simini sectors, hair splitters. If he be not apt to beat over matters, pass ओवर मैटर्स, है ना, बीट ओवर मैटर्स, पास ओवर मैटर्स, यानी कि पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, खटाखट जैसे जाते हैं ना, एक बात कह के दूसरी बात कह के दोनों को रिलेट करके, ऐसे, है ना, बीट ओवर मैटर्स। इफ इज नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, यानी कि पास क्विकली एंड रिमेंबर, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, और यदि उसको याद नहीं आ रहा है एक चीज दूसरी चीज को साबित करने के लिए, अगर ऐसा है वो, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसको वकीलों के केसेस का अध्ययन करने दो, तब वो समझ में आएगा, अच्छा ये बात तब की थी, उसने यहाँ यूज ले ली। तो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव ए स्पेशल रिसिप्ट, तो इसलिए आपके दिमाग की हर कमजोरी may have a special receipt, उसकी एक स्पेशल रेमेडी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ स्टडीज, है ना, अध्ययन के रूप में आपको नई चीज, नया तरीका मिल सकता है। कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो वापस पीस को पढ़ना घर पे बैठ के, बहुत ही डीप है लाइन जिसकी, और एक एक लाइन से सवाल है पूरा, भले ऐसे ही याद कर लो तुम तो, है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, इतना छोटा सा है देखो, इसीलिए कहते हैं ये एपिडेमिक है, सॉरी एपिडेमिक क्या, एपिग्रामेटिक है, टर्स है ना। टर्स का मतलब कंडेंस है एकदम, है ना, भरा हुआ है इसमें, तो कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी इसने, है ना। एपिग्रामेटिक है, एफोरिस्टिक स्टाइल है, यानी मुहावरेदार है ये, है ना, इसकी बात, ऐसा लगता है जैसे कोई कहावतें कह रहा है हमें और हम सुनते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, we shall be meeting all over again tomorrow.
बिल्कुल